हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी त्रिपुरा एससी द्वारा एक और अधियाचन जारी किया गया था। वह है विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्नि रक्षक मुख्य परीक्षा का। तो गाइस, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि थी 10 अप्रैल 2026। तो ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की डेट जो थे 9 जून 2026। और ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा या आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो रखी थी आयोग ने 29 जून 2026 की थी। तो 9 जून 2026 से 29 जून 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि आयोग ने रखी थी 6 जुलाई 2026। तो इसमें उसके बाद जो है आयोग द्वारा एक और कथन लिखा गया था, नोट लिखा गया था। उसमें बताया है, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29 जून 2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, बोला है, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजित बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। तो प्रिंट आउट तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि पेमेंट फीस सबमिट नहीं होगी। तो उसमें उसके बाद अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 29 जून 2026 तक या उसके पश्चात विलंबन 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 6 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है, ये बताया आयोग द्वारा। उसके बाद आयोग ने फिर बताया है, विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्निरक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सचिवालय प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन विधान भवन रक्षक के रिक्त 120 पदों एवं विधान भवन आग्निक या अग्निरक्षक के रिक्त 50 पदों, टोटल 170 पदों हेतु के चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो टोटल 170 पद हैं, जिसमें से 120 पद जो है विधान भवन रक्षक के हैं और विधान भवन आग्निक रक्षक के हैं 50 पद। तो टोटल 170 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया आयोग द्वारा। उसके बाद आयोग ने फिर लिखा है, विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन आग्निक या अग्नि रक्षक मुख्य परीक्षा के संबंध में केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता आधारित करते हों तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पैट 2025 में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो, जो पैट की परीक्षा जिन्होंने दी है और उन्हें स्कोर कार्ड मिला है पैट का। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पैट 2025 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो उसके बाद प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम या ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो आयोग ने यहाँ क्लियर बताया है, जिनका एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम है या ऋणात्मक है, जिनको अंक मिले हैं, तो उन्हें जो है मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो पैट में जिसको ये एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम या ऋणात्मक अंक मिले हैं, उनको जो है पैट का जो उनको जो इस परीक्षा में मेन एग्जाम जो होगा उसमें उनको बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसा आयोग ने बताया है। परंतु यह कि प्रासंगिक यह है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के परिणाम में आयोग स्तर के जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन यूआईओ औपनिबंधिक प्रोविजनल चिन्हित किए गए अभ्यर्थियों के प्रकरणों के संबंध में जब तक आयोग स्तर से अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की अनुमति नहीं होगी। तो ऐसा आयोग ने बताया है। आवेदन की औपनिबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेता कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम या निर्णय के अधीन होगी। आयोग द्वारा फिर बताया, आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें बताया, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण या लॉगिन एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू पैट रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। मोबाइल में जो मोबाइल नंबर डाला है आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए, उसमें पैट के टाइम जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिए, उसमें ओटीपी आएगा। उसके माध्यम से आप लॉगिन करना होगा आपको। फीस का भुगतान, अब फीस पेमेंट करनी होगी। फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। तो अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग तथा यूपीआई या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं है, ये बताया है आयोग ने। उसके बाद आपका जो है फीस देखते हैं। उसमें यहाँ पे लिखा है
कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे और न ही उनका आवेदन अंतिम रूप से स्वतः सबमिट हो सकेगा। अंतिम तिथि के पश्चात इस संबंध में आयोग द्वारा कोई भी प्रत्यावेदन या दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग ने क्लियर कर दिया है। फिर बताया है आयोग आवेदन शुल्क के बारे में। अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार नीचे विवरण दिया है। तो अनारक्षित को 25 रुपये देने, फीस 25 रुपये शुल्क है अनारक्षित जनरल वालों के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों के लिए 25 रुपये है। अन्य अनुसूचित जाति एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए भी 25 है। फिर अनुसूचित जनजाति एसटी, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी 25 रुपये है। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पूर्व आश्रित भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन और उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों का द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। फिर लिखा है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। तो मेन एग्जाम के लिए आप जो कैंडिडेट मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने तभी दिया जाएगा जब वो पेमेंट करेंगे। फीस का पेमेंट अलग से होगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय आपको दोबारा फीस पेमेंट करनी होगी। ठीक है। उसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, फिर ये हो गया आवेदन में संशोधन, ये हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद EWS लगाना है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। पदों का विवरण। अब पद यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया है, पदों का विवरण यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। अब सारणी 1 में कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। ठीक है। तो इसमें बताया है कि सचिवालय प्रशासन विभाग, और पद नाम है विधान भवन रक्षक, विधान भवन रक्षक की है। उसके बाद इसमें वेतनमान दे रखा है। लेवल 3 की वैकेंसी है। वेतनमान है न्यूनतम 21,700 से वेतनमान अधिकतम है 69,100। तो टोटल है 120 पोस्ट, जिसमें जनरल की है। अनारक्षित की पोस्ट है 51, अनुसूचित जाति की 31 और अनुसूचित जनजाति की 2 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी वालों के लिए 24 है। EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 12 है। टोटल 120 पोस्ट है इसमें। ठीक है। तो विधान भवन रक्षक की। उसके बाद सचिवालय प्रशासन विभाग, इस सचिवालय प्रशासन में भी है। विधान भवन अग्नि रक्षक की है। लेवल 3 की वैकेंसी है। न्यूनतम 21,700 से 69,100 है इसकी वेतनमान। अनारक्षित की टोटल इसमें 50 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित जनरल वालों की 26 है, अनुसूचित जाति की 9 है, अनुसूचित जनजाति की 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों के लिए 9 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 रखी है सीट। टोटल 50 है। ठीक है। उसके बाद सारणी 2 में ये सब दे रखा है, डिटेल दे रखी है सारणी 1 में ये। फिर उसके बाद आपको आरक्षण संबंधी प्रावधान ये सब दे रखा है। नेक्स्ट है इसके बाद अर्हता में कह रहा है अनिवार्य अर्हता सचिवालय प्रशासन विभाग, विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्नि रक्षक के लिए अनिवार्य अर्हता शैक्षिक उत्तर प्रदेश सचिवालय सुरक्षा और अग्निशमन सेवा नियमावली 2000 यथा संशोधन, प्रथम संशोधन 2007, द्वितीय संशोधन 2009, तृतीय 2014, चतुर्थ संशोधन 2015, पंचम संशोधन 2023 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्नि रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके बाद अधिमानी अर्हता उत्तर प्रदेश सचिवालय सुरक्षा और अग्निशमन सेवा नियमावली 2000 यथा संशोधित इतने दिनांक। फिर कह रहा है भाग 4 नियम 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसी अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। कह रहा है जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, एनसीसी बी सर्टिफिकेट हो इसके पास। तो मेनली इसमें क्या है, विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्नि रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष इंटरमीडिएट होना चाहिए, मेनली इसमें मांगा है। उसके बाद एज के बारे में बता रहे हैं। एज जो है सचिवालय प्रशासन विभाग विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्नि रक्षक के बारे में कह रहा है एज। तो उत्तर प्रदेश सचिवालय सुरक्षा और अग्निशमन सेवा नियमावली 2000 संशोधन इतने के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सेवा में विधान भवन रक्षक एवं पद एवं विधान भवन अग्नि रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं जुलाई के प्रथम दिवस को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। तो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद चयन का आधार क्या है, चयन के आधार में कोई खास नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है चयन का आधार क्या है, शारीरिक मानदंड वो शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो सचिवालय प्रशासन विभाग विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्नि रक्षक के बारे में शारीरिक मापदंड क्या है, शारीरिक माप परीक्षण
उत्तर प्रदेश सचिवालय सुरक्षा और अग्निशमन सेवा नियमावली 2000 इतने के संशोधन भाग 4 नियम 13 परिशिष्ट ख के अनुसार विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्नि रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक निम्न की शारीरिक कह रहा है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या है? ऊंचाई। सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर मांगी है। दूसरा है अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। फिर सीना कह रहा है, सीना सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए फुलाने पर सीना 84 सेंटीमीटर न्यूनतम, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए फुलाने पर 82 सेंटीमीटर न्यूनतम है। और उसके बाद नोट, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। फिर ये तो था पुरुषों के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई महिलाओं के लिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर 147 सेंटीमीटर मांगी है। वजन 45 से 58 किलोग्राम होना चाहिए महिलाओं का। और उसके बाद नोट, उक्त शारीरिक माप परीक्षण स्वच्छता के मानक अर्हकारी प्रकृति का है तथा चयन का आधार लिखित परीक्षा है। मेनली चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर शॉर्टेज किए गए अभ्यर्थियों हेतु उक्त परीक्षण आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें उक्त अधिकारी शारीरिक स्वच्छता के मानक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ठीक है। अब परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्या है? विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्नि रक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे। समयावधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी। अब परीक्षा योजना में बताया गया है परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दिए गए विवरण है। तो इसके 3 भाग किए गए हैं। तो भाग 1 में नंबर 1 भारत का इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा। 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर का होगा। उसके बाद इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट है भारत एवं विश्व का भूगोल, 5 नंबर का 5 क्वेश्चन होंगे। और भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान 10 नंबर 10 क्वेश्चन। उसके बाद 5वां है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें जो है 10 क्वेश्चन 10 प्रश्न अंक का होगा। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का होगा। छठा है पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, 10 नंबर 10 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 7वां है भारत में खेल, 5 नंबर 5 क्वेश्चन हो गए। 8वां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, 10 नंबर और 10 क्वेश्चन हो गए। ये तो हो गया भाग 1 में। भाग 2 में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार ज्ञान, 15 नंबर का आएगा, 15 क्वेश्चन होंगे। भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित सामान्य जानकारी, ये 20 नंबर का आएगा, 20 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल हो गया 100 का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। और 2 घंटा समयावधि होगी, टाइम 2 घंटा 120 मिनट हो गए। उसके बाद पाठ्यक्रम यहाँ डिटेल में दे रखा है। भाग 1 में यहाँ डिटेल में दिया है। भाग 1 में क्या क्या आएगा? भाग 1 में आएगा आपका पहला है भाग 1 में भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भाग 2 में भारत एवं विश्व का भूगोल आएगा। भाग 3 में भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास आएगा। चौथे में आएगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। ये भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सब चीज़ आएंगी। 5वां है सामान्य ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उसके बाद नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसी में है ये। फिर छठा है पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन। उसके बाद है 7वां भारत में खेल जैसे एथलेटिक्स हो गया, जूडो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये हो गया। 8वें में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हाल के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का ज्ञान। इसके बाद ये तो भाग 1 था। इसके बाद भाग 2 है। भाग 2 में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। ठीक है। तो इसमें आपका आएगा कंप्यूटर सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय, अनुप्रयोग। उसके बाद निम्नलिखित बिंदुओं संबंधी सामान्य ज्ञान। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट, ईमेल आईडी को बनाना, ये सब आएगा। प्रिंटर, टैबलेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड आएगा, एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आदि। इसके बाद भाग 3 में आएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति,
संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन। ये कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, वन्यजीव, खान, मिट्टी, वन, राज्य व्यवस्था, व्यवसाय और रोजगार एवं प्रशासन, तो ये चीजें आएंगी। उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित सामान्य जानकारी विभाग 3 में आएगी। ये तो ऊपर। तो अब है इंग्लिश वर्जन में। अब इंग्लिश वर्जन में सेम दे रखा है, बाकी आप देख सकते हैं। इंग्लिश वर्जन में ये सेम ही दे रखा है जैसा हिंदी में दिया था। तो गाइज, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दे रखा है उसने। विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन आग्निक अग्निरक्षक मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्न विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक तक नॉर्मलाइज स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 15 गुना बुलाएंगे और दशमलव के 2 स्थान तक अंतिम कट ऑफ अंक तक नॉर्मलाइज स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अंतिम 2 स्थान तक बुलाया जाएगा और 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो इसमें बताया कि यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों या दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया दिनांक 22 मई 2019 को प्रकाशित आवश्यक सूचना संख्या इतने में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार होगी।